कोरोना के आंकड़े कम हुए तो अलग अलग राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि कोरोना का खतरा एक बार फिर बड़े पैमाने पर सामने आ सकता है। कोरोना की दूसरी लहर 2 महीने तक कोहराम मचाने के बाद कमजोर हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली। कोरोना का खौफ कम हुआ तो देश अनलॉक की तरफ बढ़ा, लेकिन अनलॉक के बाद देश भर से आ रही ये तस्वीरें फिर से खतरे का सायरन बजा रही हैं। तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम सुधरने को राजी नहीं हैं। जम्मू, रांची, नागपुर और पटना से आई ये तस्वीरें लोगों की नासमझी और लापरवाही को दिखाने के लिए काफी है। ऐसा लग रहा है जैसे आज के बाद कभी ना तो बाजार खुलेंगे और ना ही बाहर निकलने का मौका मिलेगा। अब सबसे पहले आपको जम्मू का हाल दिखाते हैं। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू हटा लिया और अनलॉक का ऐलान किया। भीड़ जो है उसे यहाँ पर साफ जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। लगातार कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर कोरोना एसओपी जो है उसको तोड़ते हुए यहाँ पर साफ नजर आते हैं। जम्मू सब्जी मंडी की ये तस्वीरें प्रशासन के प्लान और कोरोना से निपटने के बुलंद इरादों पर पानी फेर रही। रश होता है यहाँ पर, लेकिन हम भी इधर ही काम करते हैं और लोगों को भी सूचित करते रहते हैं कि भाई दूर दूर खड़े होकर सामान लो। यहाँ पे मंडी में आप कहो कि बिल्कुल क्राउड कंट्रोल हो जाए, वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। जम्मू के बाद अब बिहार की राजधानी पटना का हाल बाजार देख लीजिए। बिहार सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाजार खोलने की इजाजत भी दी है, लेकिन अनलॉक का नतीजा पटना की सड़कों पर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम के तौर पर देखने को मिला। तफरी करने निकले लोग फाइन देने को तैयार हैं, लेकिन घर में रहना मंजूर नहीं। सरकार तो लॉकडाउन समाप्त कर दिए हैं, लेकिन तो पर भी पब्लिक जो है बिना वजह के घूम रहे हैं। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, विनती आरजू भी कर देते हैं कि भैया मत निकलिए, लेकिन मानते नहीं हैं। नहीं मानते तो आजिज होकर हम लोग फाइन कर देते हैं। झारखंड की राजधानी रांची का भी सूरत हाल अलग नहीं है। यहाँ तमाम गाइडलाइंस के बीच बाजार खुले तो मानो लोगों को मुंह मांगी मुराद मिल गई। रांची की सड़कों पर ऐसा रेला निकला जैसे आज के बाद खरीदारी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वहीं ऑरेंज सिटी नागपुर का हाल भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ की सब्जी मार्केट में उमड़ी भीड़ को देखकर लगता ही नहीं कि ये बाजार उसी शहर का हिस्सा है जहाँ अप्रैल में कोरोना कहर के चलते सबसे पहले लॉकडाउन लगाना पड़ा था। यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही मास्क का प्रोटोकॉल दिखाई दे रहा है। नियमों का तो पालन करना चाहिए, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि अभी तक गई नहीं। लापरवाही का आलम देश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिला, चाहे राजस्थान का जयपुर हो या पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना। हर जगह एक जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आखिर लोग कब समझेंगे कि भले ही कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन महामारी गई नहीं है। इसी तरह लापरवाही हुई तो वायरस को प्रचंड रूप अख्तियार करते देर नहीं लगेगी। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के आंकड़े भले कमा रहे हों, लेकिन ब्लैक फंगस का कहर अभी थमा नहीं है। खासकर राजस्थान में ब्लैक फंगस के आंकड़े हर किसी को डरा रहे हैं। कोरोना की सेकेंड वेव का कहर अब थमता दिख रहा है, लेकिन इसके दिए जख्म अभी भी हरे हैं। इस बीच एक और महामारी मुसीबत बनी हुई है। एक ऐसी बीमारी जो आंखों की रोशनी छीन लेती है, जान तक ले लेती है। नाम है ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस। राजस्थान ब्लैक फंगस की सबसे बुरी मार झेल रहा है। पिछले 24 दिनों में राजस्थान में ये नई महामारी चरम पर पहुंच गई है। 10 मई को राजस्थान में ब्लैक फंगस के 50 मरीजों की पहचान हुई थी। वहीं 20 मई को संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 404 हो गया। 26 मई को ब्लैक फंगस के केस बढ़कर 815 हुए। वहीं 5 जून को ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 2389 हो गई। 8 जून को संक्रमितों की संख्या 2516 छू गई। राजस्थान में पिछले 2 दिनों में ब्लैक फंगस के 127 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। हालांकि राजस्थान के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ कोरोना का कहर कम होता दिखने लगा है। 14 मई की बात की जाए तो राजस्थान के अस्पतालों में कोरोना संक्रमित 35,000 मरीज भर्ती थे। वहीं पूरे राजस्थान में 4,457 मरीज ही भर्ती है। टीम न्यूज़ नेशन। वैक्सीनेशन ही वो आखिरी उपाय है जिससे कोरोना वायरस को मात दी जा सकती है। देश में वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार से जारी है।
लेकिन टीकाकरण में महिलाएं पिछड़ रही हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, बताते हैं आपको। कोरोना संक्रमण को पस्त करने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान तेज रफ्तार से जारी है, लेकिन महिलाएं इस वैक्सीनेशन अभियान में पिछड़ती दिख रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में अब तक 18 करोड़ 93 लाख लोगों को टीके लगे। कुल टीकाकरण में पुरुषों की तादाद 10 करोड़ 26 लाख रही है। वहीं 8 करोड़ 67 लाख महिलाओं का अब तक टीकाकरण हुआ है, यानी हर 100 पुरुषों के मुकाबले 88 महिलाएं वैक्सीनेट हो पाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब जैसे टियर 1 माने जाने वाले शहर और राज्यों में टीका लगवाने वाली महिलाओं की संख्या सबसे कम है। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में महिलाएं वैक्सीनेशन में पुरुषों से आगे हैं। केरल में टीका लगवाने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। केरल में 100 पुरुषों के मुकाबले 122 महिलाओं ने टीका लगवाया है। वहीं कर्नाटक में भी 100 पुरुषों के मुकाबले 112 महिलाओं ने वैक्सीनेशन कराया है। छत्तीसगढ़ में ये तादाद 100 के मुकाबले 105 और हिमाचल में 102 है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के शुरुआती 15 दिनों में 17 राज्यों में टीका लगाने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टीकाकरण का दायरा बढ़ रहा है, महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। एमपी अजब है, एमपी गजब है, ये आपने पहले भी सुना होगा। यहां पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली बनाने का खेल उजागर हुआ। अब खुलासा हुआ है कि जबलपुर के जिस अस्पताल के नाम पर कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर हुआ, उस अस्पताल का कोई नाम ही नहीं है ना कमाल। ये रिपोर्ट देखिए। पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन का गड़बड़ झाला, फिर कोविशील्ड के नाम पर घोटाला। सोचिए, जबलपुर शहर में एक ऐसा भी अस्पताल है जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इस अस्पताल का खेल देखिए। इसके नाम पर 10,000 कोविशील्ड का ऑर्डर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया। जानकारी के मुताबिक जबलपुर के मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के नाम से 10,000 वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दिया गया था। इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने संबंधित अस्पतालों से वैक्सीन स्टोरेज, कोल्ड चेन समेत दूसरी जानकारी मांगी और 25 मई को एक आदेश के बाद मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के बारे में छानबीन की गई, लेकिन जांच में इस नाम के किसी अस्पताल का पता नहीं चला। तब सीएचएमओ के दफ्तर में रजिस्टर्ड अस्पतालों के नाम खंगाले गए। हैरानी की बात यह कि जांच में मैक्स हेल्थ केयर नाम से जिले में कोई अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है। निश्चित तौर पे ये अस्पताल जबलपुर में नहीं है, या तो किसी अन्य स्थान पर स्थित है, ये जबलपुर से बाहर। इसके अलावा जो वैक्सीन प्राप्त करने का जो तरीका शासन का है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो सीधे मैन्युफैक्चरर से संपर्क करके उन्हें पेमेंट करके वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी शासकीय स्तर पर देना आवश्यक होता है कि कितनी वैक्सीन वो प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो शहर के नाम पर कुछ संशय है कि वो जबलपुर ऐसा नाम दे दिया गया है, यहाँ इस नाम का कोई अस्पताल नहीं है। अब ये जानकारी केवल सीरम इंडिया जो है मैन्युफैक्चरर, वो ही बता सकते हैं कि कौन से अस्पताल में कितनी वैक्सीन उनके द्वारा जारी की गई है। वाकई एमपी अजब है, एमपी गजब है। जैसे ये खुलासा सामने आया तो भोपाल से लेकर जबलपुर तक हड़कंप मच गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि वैक्सीन क्यों मंगवाए गए थे? क्या इसके पीछे कालाबाजारी करने वाला गिरोह एक्टिव है? टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना चीन की एक साजिश है, ये संदेह लगातार उठ रहा है। अब WHO के एक सीनियर अधिकारी ने भी मान लिया है कि कोरोना को लेकर चीन की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि चीन कोरोना की उत्पत्ति से जुड़े सबूत मिटाने में लगा है। कोरोना पर चीन की सबसे बड़ी साजिश, अपनी गर्दन बचाने के लिए चीन का षड्यंत्र। जिस चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना का घातक वायरस फैलाया, कोरोना फैलाकर लाखों लोगों की जान लेने वाला ड्रैगन अब भी साजिशों को अमली जामा पहनाने में लगा है। दुनिया के कई मुल्क लगातार ये दावा करते रहे हैं कि चीन ने जानबूझकर कोरोना फैलाया, लेकिन अब WHO ने भी चीन की साजिश से पर्दा उठा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार बोर्ड के सदस्य जेमी मेडजल ने दावा किया है कि चीनी प्रशासन नमूनों को नष्ट कर रहा है और रिकॉर्ड को छिपाने में लगा हुआ है। सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए बीजिंग अपने वैज्ञानिकों को झूठा आदेश दे रहा है। मूलभूत सवाल पूछने वाले अपने नागरिकों और पत्रकारों को जेल में डाल रहा है। इससे पहले अमेरिका चीन की वायरस साजिश को उजागर कर चुका है। अमेरिकी सरकार की राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने साल 2020 में एक रिपोर्ट दी थी, जिसके मुताबिक
कोरोना वायरस चीन की वुहान प्रयोगशाला से लीक हुआ है। अमेरिकी लैब ने SARS-CoV-2 वायरस के जीनोम की रिसर्च के जरिए ये दावा किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन की भूमिका पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर अमेरिका काफी सख्त कदम उठा रहा है। ऐसे में चीन कितना भी षड्यंत्र रचे, कितने भी सबूत छिपाने की कोशिश करे, लेकिन इस बार बीजिंग का चेहरा बेनकाब होकर रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात पाकिस्तान की। आखिर पीओके के छात्रों को क्यों बगावत का बिगुल फूंकना पड़ रहा है इमरान खान के खिलाफ, दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। इमरान खान की सरकार के खिलाफ मुजफ्फराबाद के छात्र बगावत पर उतर आए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अवाम, किसान, कारोबारी पहले ही बागी बने हुए हैं और अब बगावत का बिगुल नई नस्ल यानी छात्रों ने फूंक डाला। इमरान खान की सरकार के खिलाफ इस गुस्से की वजह है इमरान सरकार की काहली और लापरवाही। गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका एक तरफ कोरोना की बुरी मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इमरान सरकार ने यहां परीक्षा का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के खिलाफ स्टूडेंट सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों का आरोप है कि एक तरफ कोरोना काल में सरकार ने पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ एग्जाम लेने में पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। हम लोग आए, हमारा एक सादा सा मुतालबा है कि ये लोग हमारे एग्ज़ाम कैंसिल करें। अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करते तो हमें 2 महीने की मुद्दत दें, 2 महीने का टाइम दें जिसमें हम तैयारी कर सकें। अगर वो भी नहीं करते तो फिर हम ऑनलाइन क्लासेस हमारी ले लें, ऑनलाइन पेपर्स ले लें। क्योंकि जब इन्होंने अगर क्लासेस ऑनलाइन ली हैं तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हम पेपर फिजिकल दें। क्लासेस ऑनलाइन है तो पेपर भी ये फिर ऑनलाइन लें। इमरान सरकार ने अगर वक्त रहते परीक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं लिया तो सरकार के खिलाफ छात्रों का ये गुस्सा और भड़क सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। भारत ने बासमती चावल के पीजीआई टैग के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन किया है। इससे भारत को यूरोपीय यूनियन में बासमती के टाइटल का मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। और विरोध की वजह क्या है, बताते हैं आपको। बासमती यानी क्वीन ऑफ राइस। मीठी खीर हो या लजीज बिरयानी और पुलाव, बासमती चावल के बिना इन डिशेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिंदुस्तानी बासमती की किस्म की दुनिया मुरीद है। गंगा के मैदानी इलाकों की मिट्टी, पानी, हवा और तापमान मिलकर चावल के इन दानों को खुशबू और स्वाद का ऐसा तोहफा देते हैं कि जिसने एक बार इनसे बनी डिश चख ली वो बासमती का स्वाद भूल नहीं सकता। अब यही बासमती चावल भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन की वजह बन गया। दरअसल भारत ने बासमती के विशेष ट्रेडमार्क यानी प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए यूरोपीय यूनियन में आवेदन किया। इससे भारत को यूरोपीय यूनियन में बासमती के टाइटल का मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। आपको पाकिस्तान के रुख की वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले बात पीजीआई टैग की। पीजीआई का दर्जा खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पादों के लिए बौद्धिक संपदा का अधिकार मुहैया कराता है। पीजीआई टैग मिलने से ऐसे उत्पादों की नकल को लेकर कानूनी सुरक्षा मिली होती है और बाजार में इनकी कीमत भी अधिक होती है। तो सारा खेल बाजार और बाजार में मिलने वाली कीमत को लेकर है। बासमती चावल की पहचान भारत से जुड़ी है। इसे पीजीआई टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत और बढ़ जाएगी, लिहाजा पाकिस्तान टेंशन में है। दरअसल दुनिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही बासमती का निर्यात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। भारत हर साल तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए के बासमती चावल का एक्सपोर्ट करता है। वहीं बासमती निर्यात में पाकिस्तान का हिस्सा महज 30% है। पाकिस्तान को डर है कि बासमती की भारतीय किस्म को पीजीआई टैग मिलने से उसकी कमाई जीरो हो जाएगी, लिहाजा पाकिस्तान ने यूरोपीय कमीशन में भारत के पीजीआई हासिल करने के कदम का विरोध किया। टीम न्यूज़ नेशन।
अब बात किसानों के लिए केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले की। खरीफ फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने आज बढ़ा दिया है। किस तरीके से अलग अलग खाद्य उत्पाद पर क्या कुछ दाम बढ़ाए गए, ये जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कितना बदलाव किया गया है। देखिए, तिलहन पर 6,855 की जगह अब 7,307 रुपए दिए जाएंगे, यानी 452 रुपए का इजाफा हुआ है। अगर अरहर दाल को देखें तो अरहर दाल पर 300 रुपए का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है। उड़द की दाल पर 300 रुपए का, धान पर जो MSP है वो 72 रुपए बढ़ाया गया है। अलग अलग इस तरीके के खरीफ की जो फसल है उसके उत्पादन में इजाफा किया गया है, उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफा किया गया है। 4 हमने आपको बताए थे। बाजरा में लगभग 100 रुपए का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है, मूंग में लगभग 80 रुपए और सोयाबीन की फसल के लिए 70 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य और बढ़ाया है इस साल के लिए सरकार की तरफ से। हालांकि किसान इसको किस तरीके से लेते हैं इसका इंतजार करना होगा। लेकिन अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की जो सियासत लगातार देखी जा रही है, उसको लेकर शायद आने वाले वक्त में स्थिति कुछ साफ हो जाए, क्योंकि खबर है कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आला कमान को, हाई कमान को सौंप दी है। पंजाब की सियासत में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस के भीतर मची कलह के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पोस्टर अमृतसर पठानकोट में लगाए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा है, कैप्टन एक ही है। इस पोस्टर से संदेश साफ है कि पंजाब में अगला चुनाव कैप्टन की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे कैप्टन हैं, वो कैप्टन रहेंगे और कैप्टन रहेंगे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर से पंजाब कांग्रेस की कलह खुलकर सामने भी आ चुकी है। इस मामले में कांग्रेस हाईकमान को दखल देना पड़ा। बाकायदा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के सामने सिद्धू ने पहले अपनी बात रखी, फिर अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर अपना पक्ष रखा। टीम न्यूज़ नेशन। छत्तीसगढ़ के एक इलाके में हाथियों ने तांडव मचाया हुआ है। यहां गजराज का डर ऐसा है कि लोग अपने छत पर और पानी की टंकियों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। बुजुर्गों और बच्चों को गांव से दूर रिश्तेदारों के यहां भेजना पड़ा है। बर्बाद हुई फसल और टूटे मकान, ये मंजर छत्तीसगढ़ के कांकेर इलाके का है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथियों ने कहर बरपाया हुआ है। भानुप्रतापपुर के चिचगांव और गोडोपारा जंगल में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। गजराज की फौज रात में रिहायशी इलाकों और गांव में धावा बोलकर तबाही मचा देती है। खेत में खड़ी फसल चट कर जाती है, रौंद कर बर्बाद कर देती है। घर भी टूट गया है, आमा झाड़ भी टूट गया है, पूरा नुकसान हो गया। कौन तोड़ा है? ये हाथी तोड़े हैं। इन हाथियों ने अब तक 10 से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया है। गजराज का खौफ इतना बढ़ गया है कि लोगों ने अपने घरों में रात गुजारनी ही छोड़ दी है। ऊंची जगहों, पानी की टंकियों और स्कूल की छत पर लोग दहशत के साथ रात गुजारने को मजबूर हैं। हाथियों के डर से ग्रामीणों में अपनी फसल काटने की होड़ लग गई है। रात में गश्त कर हाथियों को भगाने की कोशिश में जुटे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी हाथियों की आबादी से दूर करने की कोशिश में जुटी है। गाँव वालों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब स्पीड पोस्ट से अस्थि विसर्जन किया जा सकेगा। पोस्टल डिपार्टमेंट ने यह सेवा शुरू की है। अस्थियां प्रवाहित करने का लाइव वीडियो भी परिजन देख सकेंगे। कोरोना महामारी ने लाखों घर की खुशियां छीन ली। संक्रमित लोगों की मौत के बाद बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपनों का विधि विधान से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। सनातन धर्म में पवित्र नदियों में अस्थि विसर्जन की परंपरा सदियों से रही है। इसी परंपरा को अब डाक विभाग ने एक नया रूप दे दिया है। इसके तहत देश के किसी भी कोने से अस्थियां डाकघरों से स्पीड पोस्ट के जरिए भेजी जा सकेंगी। ये अस्थि कलश वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया में विसर्जित किए जाएंगे। इसके साथ ही मृत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्मकांड भी किया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग और ओम दिव्य दर्शन संस्था के बीच एक समझौता हुआ है। स्पीड पोस्ट से अस्थि विसर्जन कराने के लिए एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पैकेट पर ओम दिव्य दर्शन लिखने के साथ नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना होगा। स्पीड पोस्ट बुक करने के बाद इसकी डिटेल ओम दिव्य दर्शन संस्था के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। डाकघर में पैकेट मिलने के बाद अस्थि कलश ओम दिव्य दर्शन के पते पर भेज दिया जाएगा, जिसके बाद संस्था पुरोहितों के जरिए विधिवत अस्थि विसर्जन और श्राद्ध संस्कार किया जाएगा। सभी संस्कारों के बाद संस्था की तरफ से मृतक के रिश्तेदारों को डाकघर की तरफ से 1 बोतल गंगाजल भेजा जाएगा।
इस पहल के पीछे एक मकसद ये भी है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें और परिजनों का श्राद्ध कर्म भी पूरी रस्म और रिवाज के साथ हो सके। टी न्यूज़ नेशन।